तो उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ चुके थे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आइसोमर्स पढ़ चुके थे जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें तब समझ में आएंगी ना जब आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, और जो स्टीरियो आइसोमर्स का जो मेन टॉपिक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके अगले सेशंस में है, ठीक है। मतलब इसके अगले चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ हमें बस ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स लिखा है द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सीक्वेंस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफरेंट इन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ देयर एटम और ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। मैं आपको बताया था कि अगर जो जैसे मीथेन आप देखे होगे, ठीक है, मीथेन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ पे मीथेन लिखते हैं ना हम लोग, तो एक इस तरह से और एक बॉन्ड इस तरह से रहता है, ठीक है। और एक बॉन्ड होता है जो इसका एबव द, और एक बॉन्ड होता है इसका बिलो द प्लेन, ठीक है। तो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स है। इसका जो अरेंजमेंट है 3D में कैसा है, ठीक है, मैं आपको उसमें पिन कर दूंगा, ठीक है। और आप देखना मीथेन को 3D स्ट्रक्चर्स में, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही डाला हूँ, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, एक टर्म है। क्या टर्म है? जैसे कोई भी कंपाउंड को हम लोग 3D में किस तरह से इमेजिन करते हैं, वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में ही हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जब हम देख रहे हैं तो ये 3D में दिख कैसा रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और उस टर्म को नाम क्या देते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह के आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको मैं पढ़ाया अभी, तो इसी में आता है क्या, यहाँ पे आप देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में दो कैटेगरी होते हैं। इस दोनों कैटेगरी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें NCERT में पढ़ना है उसे हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चले जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर, और आज के जो लेक्चर है उसमें हमें क्या सीखना है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, कि आज हमें सीखना क्या है, ठीक है। तो आज हमें सीखना है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखना स्क्रीन पे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो मैं आपको कलर से दिखाऊंगा, ठीक है, आप रिलेट करना चीज़ों को, और जब मैं बता रहा हूँ फिर से कि जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसे हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। जैसे आप कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, उसे आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी कोई उसका नाम बोल सकते हो, सपोज दैट, ठीक है। अब आप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, उसके बाद एक अटैकिंग रिएजेंट लोगे, ठीक है, जब उसमें हम लोग रिएजेंट को डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद बनेगा एक इंटरमीडिएट, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उस इंटरमीडिएट के बाद एक बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो चलता है, ठीक है। तो क्या है इंटरमीडिएट, क्या है बाई प्रोडक्ट, क्या लेंगे, रिएजेंट क्या लेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। अब यही जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो के आगे और इसे देखते हैं कि इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसा है, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ों को समझने से पहले हमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज और दूसरा होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब आपको ये जानना है बस कि जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है, जो बॉन्ड टूट रहा है हेट्रोलिटिकली क्लीवेज के द्वारा, ठीक है, इसके थ्रू जो टूट रहा है वो कैसे टूटेगा, और जो होमोलिटिक क्लीवेज है वो कैसे होता है, ठीक है।
इन 2 टर्म के बारे में आपको समझना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जो ऑर्गेनिक जीओसी का जो मेन जो पोर्शन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ें, सिर्फ आयुपेक नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, ठीक है, अमोनियम साइनाइड को, वही उसी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टर्म 2 टर्म है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है और होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, उसके बारे में। ठीक है, तो देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है उसके बारे में जानने के लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हो तो आप इसे रीड कर लेना। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ सकते हो अपने बुक से तो पढ़ लेना। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो हेट्रोलाइसिस जो होता है, जब ये चीज़ों को, जैसे यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन। अब ब्रोमोमीथेन है, ठीक है, उसको हमें तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप देख रहे होगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, CH3 पॉजिटिव चार्ज के साथ और Br जो है वो माइनस चार्ज के साथ आ रहा है। तो जैसे हम लोग इसे तोड़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अच्छा सर, ये अगर आप इसे तोड़ते हो, जैसे आपके पास में ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, ये आपके हाथ में मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप इस मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ब्रोमोइथेन, तो आप इसका नाम तो आयुपेक नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन आएगा आपका, ये सारा चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके हाथ में जो ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, अब मैं आपको बोला कि इससे चलो आप तोड़ दो, जैसे स्टिक को तोड़ते हैं ना हम लोग, उस तरह से मैं आपको बोला कि चलो अब इसे तोड़ो, तो स्टिक तो हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जब हम लोग इसे तोड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन में कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये मांझरा क्या है, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है? एक मिनट, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इससे लिखता हूँ। देखो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, अब आपको इस टर्म को तो जानना ही चाहिए, ये बहुत मस्ट है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना चाहिए। तो जब आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तब आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मतलब क्या है कि कोई जो एटम है, कोई भी एटम, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत अपनी ओर खींचता है, बहुत ज़ोर से खींचता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक आदमी है, ये 20 kg का आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये 60 kg का आदमी है। तो 60 kg का आदमी ज़्यादा ताकत लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो, बॉन्ड से तो समझ नहीं पाओगे, मान लो कि यहाँ पे 10 रसगुल्ले रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों आते हैं और इनमें मतलब वो जो होता है ना, इस 10 रसगुल्ले को छीनने का कंपटीशन चलता है। तो जाहिर सी बात है ना कि 60 kg का आदमी, इसे आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, इस रसगुल्ले में से इसको ज़्यादा आवश्यकता भी है, और बात है यहाँ पे खींचने की, तो ये ज़्यादा खींच भी सकता है। तो ये 7 से 8 रसगुल्ले खींच ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति ज़्यादा है। तो सेम यही फंडा यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप के जो फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप के जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। तो ब्रोमीन को तो आप पहचानते ही होंगे, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर ज़्यादा खींच नहीं पाता, और ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो एक खींच लेता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से इस पर माइनस चार्ज आ जा रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी कि हेटेरोलेटिक क्लीवेज कैसे होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म पता होना चाहिए आपको, और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि हेटेरोलेटिक क्लीवेज तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि और कौन सा क्लीवेज है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर और है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर को सब दिखाता है। यहाँ पे आप देखो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो CH3 यहाँ पे दिख रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है और CH3, तो जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइपर कंजुगेशन का टर्म लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का टर्म लगता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबल होगा ना। जैसे कि इसे भूख लगा था बहुत ज़ोर से, ठीक है, एक तो कार्बन के पास उतना मतलब इलेक्ट्रॉन थे नहीं, अब CH3 में इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह देते हैं तो ये थोड़ा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। फैक्टर क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जान गए। अब आगे चलेंगे थोड़ा, और उसके बाद आगे वाले टर्म में देखेंगे कि और आगे हमें क्या देखना है। देखो, कार्बोकेटायन जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जैसे कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो वो दिखता कैसे है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मस्ट है। जब आप कार्बोकेटायन को देखते हो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ईच बॉन्ड मे बी रिप्रेजेंटेड एज sp2 एंड हाइड्रोजन 1s सिग्मा bond. The remaining carbon orbital is perpendicular to the molecular plane and contains no electrons. ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, शेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको पी एटम, यहाँ पे ये जो P है, P ऑर्बिटल है। ठीक है, तो P ऑर्बिटल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये तो आप देख चुके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, हेटेरोलेटिक क्लीवेज भी हम लोग देख चुके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आप क्लीवेज देख रहे हो इसे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे जो क्लीवेज है वो कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम जो है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो जेड एटम लगा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। ठीक है, तो कोई ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन मेटल से कम होगा तो जो माइनस चार्ज है वो कार्बन एटम अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति की बात आ जा रही है कि जिसके पास जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो मॉलिक्यूल को उतनी तेज़ी से अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे देखो, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, अब कार्बोकेटायन में भी हम लोग देखते हैं कि उससे जो फैक्टर होते हैं कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का, उससे स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, वो स्टेबल हो मॉलिक्यूल, उसमें 3-4 तरह के फैक्टर लगते हैं। जैसे मेजोमेरिक इफेक्ट लग गए, हाइपर कंजुगेशन, एंटी एरोमेटिक, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो डांसिंग इफेक्ट के द्वारा भी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा में नहीं करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कार्बोकेटायन देखें ना, उसी तरह से होता है कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन में क्या होता है, कार्बन आयन में होता है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे आ जाते हैं तो उसे बोला जाता है कार्बन आयन। ठीक है, और कार्बन आयन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखो, कार्बन आयन का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कार्बन आयन का स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा शेप ऑफ मिथाइल कार्ब एनायन। ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बन आयन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे होमोलेटिक क्लीवेज। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको ना अधिकतर जो होता है ना क्लीवेज,
हेट्रोलेटिक ही दिखेगा, लेकिन 5% ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें होमोलेटिक क्लीवेज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होमोलेटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। तो आपका जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, हाफ हेडेड यानी कि फिश हुक। ठीक है, जब भी होमोलेटिक क्लीवेज होगा ना तो आपको इस तरह का एरो दिखेगा फिश हुक की तरह। ठीक है, जैसे मछली फंसाने के लिए हम लोग वो तालाब में डालते हैं ना, ऐसे उसी तरह का एक हुक रहेगा जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, फिश हुक नाम है इसका। और उसमें क्या होता है, होमोलेटिक क्लीवेज, यानी कि होमोलेटिक कहने का मतलब है कि एकदम बराबर बीचों बीच उसका जो है बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच उसका बॉन्ड जो है सो एकदम ब्रेक होगा और उसके बाद वो मॉलिक्यूल दो तरह से सेपरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये देखो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आई होप, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं। अब ये मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा हीट और लाइट दिया जाता है। ठीक है, कोई भी रैंडम सा मॉलिक्यूल आपको एग्जामिनर देगा और हम इस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये मॉलिक्यूल है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो हीट और लाइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तब यहाँ पे बनते हैं रेडिकल। ठीक है, अब आपको रेडिकल का भी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट रह जाएगा, एनसीईआरटी के अलावा जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, आपको जो समझना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, दोनों में बराबर बट गए ना। ठीक है, तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, और इसका स्टेबिलिटी भी सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और उसे के बाद देखते हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट। देखो, तो इसमें अब आपको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि हाँ अब आपको पता चलेगा कि अच्छा रिएक्शन होगा एक्चुअल में कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी आप मटेरियल यहाँ पे जैसे ले रहे हो, ये देखो। अब पहले तो पहली बात कि आप इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर जो होता है, ठीक है, IUPAC नहीं बोला जाता, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो एक्चुअल में होता है उसे आयुपेक बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक चीज़ भी सही पता है तो क्यों ना मैं सही ही बताऊँ आपको। ठीक है, कि उसे क्या बोला जाता है, आयुपेक। तो आप भी कोशिश करना आयुपेक बोलने का। ठीक है, फील गुड आएगा, अच्छा लगेगा आपको बोलकर। ठीक है, बाकी आप जो उच्चारण करना चाहते हो करो, उच्चारण में कुछ नहीं रखा है, कुछ रखा भी है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट जो मैं कलर से दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक दिख रहा होगा रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सबस्ट्रेट, ठीक है, आपको मिलेगा रिएजेंट और आपको बनाना होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे तो आप प्रोडक्ट देख रहे हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे कैसे बन गया, देख रहे हो। अगर आपको चीज़ें पहली बार सीख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे हुआ, जादू हो रहा है यहाँ पे। तो फिर उसी तरह से जादू यहाँ पे हुआ है। ये देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, उसके बाद कोई रिएजेंट डाल कर दे रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट में मुझे ये मिल जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में दो दो ठो मिल गया। तो ये चीज़ें हो कैसे रहा है, यही तो सीखना है ना हमें ऑर्गेनिक में, कि जैसे कोई सबस्ट्रेट रहा। ठीक है, अब उसमें हम कुछ रिएजेंट डालते हैं, तो जैसे ही हम उसमें कुछ रिएजेंट डाल रहे हैं तो उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन हमें क्या सीखना है, हम इस वीडियो को क्यों देखें, हम क्या सीख जाएंगे इससे, क्यों पढ़ें इसे। सवाल तो आना चाहिए ना कि मतलब हम कैसे बना पाएंगे। क्या हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबस्ट्रेट ए डालेंगे, अगर रिएजेंट ए डालेंगे तो प्रोडक्ट में ए बनेगा। तो क्या मैं चीज़ों को रटना चालू कर दूँ कि अच्छा सबस्ट्रेट में ए डालेंगे, रिएजेंट में Br2 डालेंगे तो प्रोडक्ट ए बनेगा, और इसी तरह से सब चीज़ों को रटना पड़ेगा? नहीं, आपका मेरा सबका जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात कि आपको क्या आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात कि आपको सबस्ट्रेट को पहचानने आना चाहिए। ठीक है, दो टर्म आएंगे, एक टर्म आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ही, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है,
एक टर्म दिख रहा होगा आपको न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, एक टर्म न्यूक्लियोफाइल और एक टर्म दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये दो टर्म ही यूज होंगे पूरे ऑर्गेनिक में, आपको दो टर्म ही यूज करना है। क्या? एक न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको मैं बताता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताऊँगा कि अगर आप सबस्ट्रेट है, ठीक है, और रिएजेंट है, तो उसे आप इसे दो टर्म में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि सबस्ट्रेट जो हम ले रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब जब आप ये दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि हाँ सर हम पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, उसके बाद आप खुद से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, हर जो रिएजेंट है उसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो किस तरह से अप्रोच करेगा मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करने के लिए, उसका एक अप्रोच होता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। उस चीज़ को हम सीख जाएंगे और उसके बाद जब भी हमें इस तरह का सबस्ट्रेट मिलेगा, कुछ रिएजेंट मिलेंगे, तो रिएजेंट का भी एक फंक्शन होता है, सबस्ट्रेट किस तरह से है उसका भी एक फंक्शन है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे देखो तवा होता है ना, तवा जब वो हीट रहता है उस पर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और उसके सरफेस पे जब वाटर का डाला जाता है, ठीक है, तो देखते हो एकदम पूरा गर्म रहता है, वो रिएक्ट करता है। तो सबस्ट्रेट है और ऊपर से क्या डाला जा रहा है, मान लो कि रिएजेंट डाला जा रहा है, तो अब रिएक्ट क्या होगा वो, ठीक है, रिएक्ट होगा ना, उसके वो भाप बन के उड़ जाता है। तो उसी तरह से सेम जो रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें, कार्बोकेटाइन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन, और जब कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कार्बोएनाइन। तो ये तो हम लोग सीख गए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कि न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज के पूरे वीडियो में बस इन दो टर्म को सीखेंगे और उसके बाद को लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे, ए रिएजेंट दैट बिगिंस एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूँ मैं अभी, उसके पास अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल ऐसे बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियस से लव करता हो। न्यूक्लियस बोले तो क्या, जैसे कि कोई जैसे न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का मतलब मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करना चाहेगा। मेन इसका यही कारण, क्यों, क्योंकि इसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि उसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ये दो टर्म आ रहे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस टर्म को समझने के लिए हम लोग और थोड़ा आगे चलेंगे एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल पर हम लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोफाइल है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CN, NC, HO, H2O, फलना, ये सब मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, जहाँ भी जिस भी मॉलिक्यूल में मैं लिख देता हूँ, आपको माइनस चार्ज दिखेंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जहाँ भी आपको लोन पेयर दिखेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, वो दूसरे उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस ये तीन टर्म को याद रखना कि जहाँ भी आपको लोन पेयर दिख जाए, ठीक है, जहाँ पे माइनस चार्ज दिख जाए, ठीक है, और जहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है, पॉजिटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाए, कंजुगेशन में नहीं, ठीक है, कंजुगेशन में नहीं रहना चाहिए वो, ठीक है, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाए तो आपको जैसे ही ये चीज़ दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको यहाँ पे ढेर सारा न्यूक्लियोफाइल दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो आप आइडेंटिफाई करना सीख गए। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जहाँ भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा, जहाँ भी आपको P ब्लॉक दिखा, अगर P एटम है, जैसे P ऑर्बिटल होता है ना, P ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल जैसे BH3 है, तो p ऑर्बिटल अगर इम्पटी हो, ठीक है, p ऑर्बिटल खाली हो, तो अब उसके भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हाँ, तो उसे भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और बाकी मैं एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, इस क्वेश्चंस को करेंगे और हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे देखो, यूजिंग द कर्व एरो, यूजिंग द कर्व एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट व्हेन द फ्लोइंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, अंडरगो हेट्रोलेटिक क्लीवेज। पहली बात कि अगर आपको हेट्रोलेटिक क्लीवेज करना होगा तो आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखोगे तो आप इजीली इसे बॉन्ड को तोड़ दोगे। और तोड़ने के बाद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कार्बन और सल्फर, तो कार्बन और सल्फर में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो इसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और ये माइनस चार्ज दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको भी यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा होगा, तो आप इजली पहचान गए कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, हम तो समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा, बी में दिखेगा, जैसे यहाँ तो CH3 है और यहाँ भी CN है, तो दोनों में तो कार्बन एटम है। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कार्बन एटम है, आपको कार्बन एटम तो दिख गया, हाँ सर कार्बन एटम दिखा, उसके बाद क्या करें, आपको पता होना चाहिए एक और टर्म कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे बताता हूँ, देखो जैसे कार्बन एटम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना इसके साथ, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ, और मैं क्या बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50% होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है CN वाला कार्बन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी ओर खींचेगा, इसीलिए माइनस चार्ज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि माइनस चार्ज जो है इस CN पे लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीजन, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा CH3 और Cu, तो आप देखोगे कि जो ये ग्रुप है D ब्लॉक, अब आपको थोड़ा सा D ब्लॉक भी पता होना चाहिए कि D ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इस तरह से हम लोग 10 ठो ग्रुप 10 ठो का नाम लिख दिए। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सॉरी, वो कार्बन से कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, ठीक है। तो मेन फैक्टर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आना चाहिए। तो आपको पता है कि कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सेम उसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो मैं बताया ना कि p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल को ध्यान में रखना है। तो p ऑर्बिटल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉरी, देखो, गिविंग जस्टिफिकेशंस कैटेगरी द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आप इस मॉलिक्यूल को देखें ना, देखो एक चीज़ तो मस्ट है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो मेरी बात मान लो, और आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल को हम लोग देखते कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कैसे देखते के साथ ही मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है हमको सामने, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये आइडेंटिफाई करने आ गया तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म का 10% सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि 10% तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल है कौन, कौन अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ठीक है, दुश्मन कौन है, ठीक है, दोस्त कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से बताया कि आपको न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस चार्ज दिखेगा, लोन पेयर दिखेगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो दिखना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे ये सारा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसमें बताइए बच्चों कि आपको कहाँ कहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ही दिख रहा होगा डायरेक्ट, ये तो सॉल्यूशन ही है। लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको खुद से ईमानदारी के साथ करना है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस चार्ज,
यहाँ पे है माइनस चार्ज, हाँ एक माइनस चार्ज, यहाँ पे है एक माइनस चार्ज, दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे है माइनस चार्ज, यहाँ पे है माइनस चार्ज, हाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये भी होगा, और माइनस चार्ज यहाँ पे है तो ये भी होगा। हाँ तो 1 2 3 4 चीज़ को हम लोग तो आइडेंटिफाई कर ली, 1 2 एंड 3 एंड 4, हाँ 4 ही है, यहाँ भी 4 है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, मैं बताया ना कि जो पी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह से इसका जो पी ब्लॉक है, पी ऑर्बिटल वो खाली रहता है। तो BF3 इलेक्ट्रोफाइल हो गया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए इजीली कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है। तो अगले सेशंस में एक और क्वेश्चन है, आप इसे भी कर लो, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि अच्छा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर इन द फ्लोइंग, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे देख से देखो, ये देखो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो कार्बन है जो है, एक कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसी तरह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सेंटर दे हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग CH3 लिखे ना, यहाँ पे इसे ध्यान से देखना, जैसे आप यहाँ पे लिखे CH3 एंड I, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो माइनस चार्ज अपनी तरफ लेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे इस सेंटर कार्बन एटम ही ना है ना, इसका जो सेंटर एटम है वो कार्बन एटम है। अब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। इस सेंटर एटम को देखना है, ठीक है, बस यही कन्फ्यूजन आपको होगा थोड़ा सा, बाकी और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप इजीली देख लोगे। लेकिन फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना और सेंटर एटम को देखना कि उस पर कौन से चार्ज आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि हाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस